Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel, e-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं MCO 4 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के बारे में. अब अगर आपने अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया होगा तो आपने देखा होगा कि कॉम्पिटिशन एक्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं. तो फेयर चांसेस हैं कि इस बार भी आपसे कॉम्पिटिशन एक्ट से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगी कि मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लूँ ताकि आपकी एग्जामिनेशन में हेल्प हो जाए. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो कॉम्पिटिशन एक्ट को डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं कि कॉम्पिटिशन एक्ट आया क्यों था. आपने MRTP एक्ट के बारे में सुना होगा, राइट? दैट इज आपका मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड पॉलिसी. ठीक है, ये एक्ट पहले आपका चलता था, बट जब से आपकी 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, काफी ज्यादा लिबरलाइजेशन हो गया था, उसके बाद ये पर्टिकुलर एक्ट आपका इफेक्टिव नहीं रह गया था. क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या था कि रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा इम्पोज की गई थी, इसकी वजह से जो अपनी कंट्री है वो इतना ग्रोथ नहीं कर पा रही थी. ठीक है, क्योंकि हम ट्रेड में उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे. ठीक, उसके बाद जब आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 की, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तब हमारा जो MRTP एक्ट है उसको रिप्लेस किया गया किससे? कॉम्पिटिशन एक्ट से. तो ये याद रखिएगा कि MRTP एक्ट को रिप्लेस किया है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ने. ठीक है, so after the adoption of economic reforms program since 1991, the MRTP Act lost its relevance. It was felt that only large companies could survive in the new liberalized and competitive scenario, and that there was need to shift focus from curbing monopolies to promoting कंपटीशन. क्योंकि पहले जितनी भी आपकी लार्ज फर्म्स थी या लार्ज कंपनीज थी वही क्या कर रही थी? आगे बढ़ रही थी. जितनी भी हमारी स्मॉल कंपनीज थी वो पीछे चलती जा रही थी, क्योंकि मोनोपोली क्रिएट होती जा रही थी धीरे धीरे लार्ज कंपनीज की. ठीक है, तो इस चीज को क्या करना था? रिमूव करना था, इसीलिए कॉम्पिटिशन एक्ट को लाया गया. सो इन द व्यू ऑफ दिस द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ SVS राघवन which submitted its report in May 2000. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट दी थी मई 2000 में. इनका नाम जरूर याद रखिएगा. कॉम्पिटिशन एक्ट अगर लिखने को आए तो आपको इनका नाम जरूर से मेंशन करना है. ठीक है, सो इट प्रपोज डूइंग अवे विद द MRTP एक्ट एंड इनैक्टेड ऑफ कॉम्पिटिशन लॉ. तो इन्होंने ही यहाँ पर रिकमेंड किया कि MRTP एक्ट को हटा दिया जाए, कॉम्पिटिशन लॉ को लाया जाए. ओके, सो अकॉर्डिंगली द कॉम्पिटिशन बिल 2000 was introduced in parliament and passed in December 2002. अब देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके एक्ट आते हैं या कुछ भी नई पॉलिसी आती है उसका इनैक्टमेंट एक टाइम पर होता है और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो अलग टाइम पे होता है. ठीक है, तो देखिए आप बिल कब पास हुआ है? 2001 में, लेकिन आपका एक्ट कब आया फॉर्म में या पास हुआ है? वो 2002 में हुआ है. तो ये चीज भी याद रखिएगा. ठीक है, और यही आपको क्या कहलाता है? कॉम्पिटिशन एक्ट कहलाता है. ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कॉम्पिटिशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. कोई भी एक्ट आप पढ़ रहे हैं, कोई भी पॉलिसीज पढ़ रहे हैं, सबके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए कि क्यों उसको बनाया गया है. ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट हेल्दी कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. क्योंकि पहले क्या हो रहा था? मोनोपोलीज क्रिएट हो रही थी, हमें मोनोपोलीज को रिमूव करना था, इसीलिए हमने कॉम्पिटिशन एक्ट को लेके आए. तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हम चाहते हैं हमारी मार्केट में एग्जिस्ट करे. ठीक है, सेकेंड है टू प्रिवेंट दोज प्रैक्टिसेस विच आर हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन. अब कई बार ऐसा भी होता है ना कि जितने भी हमारे सिमिलर बिजनेस फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं? ग्रुप बना लेती हैं. ठीक है, अब अगर कोई ऐसे ग्रुप बना लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कंपटीशन के एडवर्स इफेक्ट हमको मार्केट में देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो इनका एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो हमारे कॉम्पिटिशन की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं उनको भी प्रिवेंट करना है. ठीक, नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंसर्न्स इन अ सुटेबल मैनर. ठीक है, जितने हमारे बिजनेस कंसर्न है, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, सभी के इंटरेस्ट का हमको यहाँ पर ध्यान रखना है. ऐसा नहीं है कि कोई एक बिजनेस है वो ही बढ़ता चला जाए और जो स्मॉल बिजनेस है वो घटते चले जाए. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन इंडियन मार्केट. क्योंकि पहले क्या सिनेरियो था कि इंडिया पहले ज्यादा ट्रेड नहीं करता था, और ट्रेड करता भी था तो बहुत रेस्ट्रिक्टिव कंट्रीज के साथ ही ट्रेड किया जाता था. अब जितनी भी हमारी बिग फर्म्स थी वही क्या करती थी? ट्रेड में पार्टिसिपेट कर पाती थी. लेकिन कॉम्पिटिशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद
ट्रेड में हमारे काफ़ी लिबरलाइजेशन भी हुई, फिर हमारा जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बात करी गई है फ्रीडम ऑफ ट्रेड की हर टाइप के बिजनेस के लिए। ठीक, नेक्स्ट है टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट एक्टिवली। ठीक है, तो किसी भी एक बिजनेस की डोमिनेंट पोजीशन नहीं होनी चाहिए कि एक ही पर्सन है जो होल्ड कर रहा है और बाकी सबका बिजनेस खराब हो रहा है या बाकी हमारी पूरी मार्केट खराब हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फेयर कंपटीशन एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेटिंग द ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट इज एक्विजिशन, मर्जर्स एंड अमलगमेशन। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि कई बार होता है जो फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को या तो मर्ज कर लेती हैं, एक दूसरे में अक्वायर कर लेती हैं, अमलगमेट कर लेती हैं, राइट। अब उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार हमारा जो कंपटीशन है वो हेल्दी नहीं रह जाता है, तो इन सबको भी प्रॉपरली ऑपरेट करना, उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है। ठीक है, और लास्ट है क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अबाउट द कंपटीशन एक्ट। तो जितने भी हमारे बिजनेस फर्म्स है जो मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं उनके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको कंपटीशन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, अपनी राइट्स अपनी ड्यूटीज के बारे में उनको पता होना चाहिए कि क्या उन्हें करना है क्या उन्हें नहीं करना है। इसको इस तरीके से समझिए कि जो आपका कंज्यूमर एक्ट है वो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक कंज्यूमर पर इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो हम अपनी राइट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर हमको पता है कंज्यूमर राइट में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या राइट्स आती हैं, कौन कौन सी राइट के लिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इजिली अपने लिए एक स्टैंड ले पाएंगे क्योंकि आप उस चीज के बारे में अवेयर हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि कंपटीशन एक्ट के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और टाइम टू टाइम हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, आई होप ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट के। तो पहला फीचर क्या है, प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट है कर्टेल अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। अब्यूज ऑफ डोमिनेंस क्या है ये सब ये आगे डिस्कस करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट। एक फेयर कंपटीशन हमारी मार्केट में रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एंश्योर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखिए कंपटीशन अपनी जगह है लेकिन हमें अपने जो कंज्यूमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जो प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के साथ हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस फर्म है, तो आजकल बिजनेस फर्म पहले तरीके से काम नहीं करती थी कि पहले प्रोडक्ट को बना दिया उसके बाद वो कंज्यूमर तक सेल कर रही है। आज के मार्केट का सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट। पहले कंज्यूमर की डिमांड को समझा जाता है, उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरीड ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो समवट आपके ऑब्जेक्टिव से सिमिलर ही है फीचर्स। अगर पेपर में फीचर्स या ऑब्जेक्टिव पूछा है तो आप इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। अब देखिए आपके जो कंपटीशन एक्ट है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स की एक तरीके से कह सकते हैं कि बात की जाती है। ठीक है, एक है आपका प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कंपटीशन अग्रीमेंट, दूसरा आपका यहाँ पर पॉइंट आ जाता है प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, और तीसरा आपका ये आ जाता है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर क्या बोला गया, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपका कंपटीशन एक्ट के बारे में तो आपको ये तीनों तो जरूर लिखने ही लिखने हैं क्योंकि ये कंपटीशन एक्ट के एसेंस है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कंपटीशन अग्रीमेंट के बारे में। तो ये आपका आता है सेक्शन 3 के अंदर, इस सेक्शन को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो सेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट नो एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज ऑफ पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन shall enter into any agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or provision of services which cause or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition। तो सिंपली यहाँ पे ये बोला गया है कि हमें कोई भी ऐसे बिजनेस में, चाहे वो आपका प्रोडक्शन का हो, सप्लाई का हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्टोरेज हो, एक्वायर करने का हो, ऐसे कोई भी बिजनेस हमें इन्वॉल्व नहीं होना है जहां पर कंपटीशन का एडवर्स इफेक्ट पड़े या जिसके कारण हमारे कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़े। ठीक है, सो एनी अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी वॉइड। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग से ही क्या होगा, अग्रीमेंट गलत होगा, उसको माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे कौन कौन से हमारे अग्रीमेंट है जिनको हम कंसिडर करेंगे कि वो कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइंस परचेज और सेल प्राइस। तो हम यहाँ पर परचेज और सेल प्राइस सेल्फ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पे हम प्रोडक्शन, सप्लाई, मार्केट, टेक्निकल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल
नहीं कर सकते, ना ही उसको लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर्स द मार्केट और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एलोकेशन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मार्केट। अब हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया मेरा है, दूसरा ज्योग्राफिकल एरिया आपका है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। जनरली आप देखते हैं कि लोग कर लेते हैं ऐसा, बट ये चीज गलत होती है, ठीक है। और द टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मान लीजिए मैंने कहा कि ABC प्रोडक्ट है, ये मैं ही मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, कोई और मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। अगर तुम्हें करना है तो तुम XYZ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करो, तो ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, ठीक है। और नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट और एनी अदर सिमिलर वे, ठीक है। तो मार्केट में जो आपके कस्टमर्स, आप कस्टमर को ये नहीं कह सकते कि आप मेरे से ही प्रोडक्ट लो, दूसरे वाले से प्रोडक्ट मत लो, आप ABC प्रोडक्ट ही लो, XYZ प्रोडक्ट मत लो, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो सिंपली कहने का मतलब है ना ही आप यहाँ पर लिमिट कर सकते हैं किसी चीज को, ना ही कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट इन बिड रेजिंग और कल्यूसिव बिडिंग shall be presumed to have an appreciable adverse effect on competition। तो यहाँ पर अगर हम बिडिंग भी करते हैं तो वो भी हमारे कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट डालेगा, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आया कि एंटी कंपटीशन अग्रीमेंट आपका क्या कहता है, सेक्शन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अभी हमने पीछे क्या पॉइंट्स डिस्कस करे, जो हमारे ऐसे अग्रीमेंट्स जिनका हमारे कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कुछ आपके ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से अग्रीमेंट्स है ये जरूर जान लीजिए। पहला है द राइट ऑफ एनी पर्सन टू रेस्ट्रेन एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ और टू इम्पोज अ रीजनेबल कंडीशन एज मे बी नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग एनी ऑफ हिज राइट्स। अब देखिए जितने भी आपकी कॉपी राइट्स, पेटेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइंस होती हैं, लेआउट डिजाइंस होती हैं, इन सब पे ये काम नहीं करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने कोई नई चीज को इन्वेंट किया है तो यहाँ पर आप उसका राइट लेना चाहेंगे, है ना। तो वो राइट आप किसी और को नहीं देंगे, ना ही वो उससे आप शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो कंपटीशन एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द राइट ऑफ एनी पर्सन टू एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम इंडिया टू द एक्सटेंट टू विच द अग्रीमेंट रिलेट्स exclusively to production, supply, distribution or control of goods or provision of services for such export। अब कुछ आपके केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कुछ प्रोडक्ट्स के लिए या फिर कुछ ऐसे गुड्स के लिए ऑलरेडी कुछ अग्रीमेंट बने होते हैं कि इतना ही प्रोडक्शन होगा, इतना ही सप्लाई होगा, इतना ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो उन केसेस में भी क्या होगा, आपका ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा इसमें प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। नाम से समझ में आ रहा हो कि जो भी बिजनेस आपके मार्केट में काम कर रहे हैं वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आता है आपका सेक्शन 4 के अंदर। अभी हमने जो पीछे डिस्कस किया था दैट इज आपका एंटी कंपटीशन अग्रीमेंट, वो आता है आपका सेक्शन 3 के अंदर। तो सेक्शन जरूर याद रखिएगा, राइट। तो सेक्शन 4 प्रोवाइड्स दैट नो एंटरप्राइज शैल अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन, अपनी पोजीशन का उनको फायदा नहीं उठाना है, ठीक है। देयर शैल बी एन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इफ एन एंटरप्राइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोज अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इन परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर उनके प्राइजेस को यहाँ पर फिक्स करने की कोशिश करे, ठीक है। तो अगर कोई भी बिजनेस फर्म है जो अच्छा वर्क कर रही है या फिर वो मार्केट में एक ज्यादा नाम है उसका, तो वो यहाँ पे अपनी पोजीशन के थ्रू मार्केट को डोमिनेट नहीं कर सकती है, ठीक है। चाहे वो आपके परचेज या सेल को लेके है, चाहे वो आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग को लेके है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लिमिट्स और रेस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और मार्केट देयरफॉर और टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज टू द प्रेजुडिस ऑफ कंज्यूमर्स और इंडल्ज इन प्रैक्टिसेस ऑफ रिजल्टिंग इन डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस। तो अभी पीछे जो पॉइंट पढ़े थे लगभग सिमिलर ही पॉइंट है कि यहाँ पर आप मार्केट को ना ही कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मैं बेचूंगा, वो प्रोडक्ट तुम बेचो, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर अगर हम फॉर्म कर रहे हैं तो उसका जो टेक्निकल या साइंटिफिक डेवलपमेंट है उसको भी रेस्ट्रिक्ट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया जो आपका पेटेंट है, कॉपीराइट है, वहां पर ये चीजें अप्लाई नहीं होती, लेकिन बाकी सब जगह पर हम उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इंडल्ज इन प्रैक्टिस और प्रैक्टिसेस रिजल्टिंग इन डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस। और लास्ट पॉइंट है इसमें मेक्स कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय अदर पार्टीज ऑफ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन which by their nature or according to commercial usage have no connection with the subject of such contracts। तो यहाँ पर पॉइंट सिंपली आपको ये कह रहा है कि जो डिफरेंट बिजनेस फर्म है वो यहाँ पर एक्सेप्टेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और ऐसे बिजनेस फर्म जिनका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कोई मतलब भी
नहीं है, तो ये चीजें मानी नहीं जाएंगी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसमें बोल रहा है यूजेस इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन वन रेलेवेंट मार्केट टू एंटर इनटू अ प्रोटेक्ट और अदर रेलेवेंट मार्केट। अब जो भी बिजनेस फर्म्स की डोमिनेंट पोजीशन होती है मार्केट में, तो वो ट्राई करते हैं कि वो दूसरी मार्केट में इजीली एंटर कर जाएं, या फिर ये ट्राई करेंगे कि वो जिस मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पर कोई नया कंपटीशन ना आए। ठीक है, तो ये सब करना यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, कंपटीशन एक्ट के अगेंस्ट होगा। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। सो इस पर्टिकुलर आपके एलिमेंट में क्या बोला गया है कि जितनी भी बिजनेस फर्म है अगर वो मर्जर कर रही है, एक्विजिशन कर रही है या अमलगमेशन कर रही है, तो इस कॉम्बिनेशन को यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपका तब तक ही वैलिड होगा जब तक आप कॉम्पिटिशन पर एडवर्स इफेक्ट ना डालें। अगर आपने ये कॉम्बिनेशन इसीलिए किया है ताकि आप कॉम्पिटिशन को कट डाउन कर सकें, तो ये आपका स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाएगा, इसको वैलिड नहीं माना जाएगा इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो ये आपका आता है सेक्शन 5 के अंदर, सेक्शन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जरूर मेंशन करना होगा। ठीक, तो इट स्टेट्स दैट द एक्विजिशन ऑफ वन और मोर एंटरप्राइजेस बाय वन और मोर पर्सन और मर्जर और अमलगमेशन ऑफ एंटरप्राइज शैल बी ट्रीटेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ सच एंटरप्राइज एंड पर्सन और एंटरप्राइज इन द फॉलोइंग केस। अब क्या केसेस हैं? पहला बोल रहा है दैट एक्विजिशन बाय लार्ज एंटरप्राइज, कोई लार्ज एंटरप्राइज है अगर उसने एक्वायर किया है तो इस कॉम्बिनेशन को वैलिड मानेंगे हम। नेक्स्ट बोल रहा है एक्विजिशन ऑफ एंटरप्राइज हैविंग सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि आपका बिजनेस कुछ और है और आपने जो एक्वायर किया है वो कोई और बिजनेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एक्विजिशन होगा वो सिमिलर गुड्स और सिमिलर सर्विसेज में ही होना चाहिए, या फिर जो सिमिलर गुड्स और सिमिलर सर्विसेज हैं वो किसी एक ग्रुप के। कई बार होता है ना कि कुछ ग्रुप चल रहे होते हैं, उनके साथ भी हम क्या करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, उनको एक्वायर हम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है मर्जर ऑफ द एंटरप्राइज। कई बार आपके जो एंटरप्राइजेस होते हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, या फिर कुछ हमारे ग्रुप्स हैं वो अगर मर्ज हो जाएं, तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर आपका जो कॉम्बिनेशन है उसको वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर आपका ये जो कॉम्बिनेशन है कंपटीशन को अगर एडवर्सली अफेक्ट करेगा तो इसको वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दिया गया आपके सेक्शन 6 के अंदर, which prohibits any person or enterprise to enter into a combination which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within the relevant market in India, and such a combination shall be void। तो ऐसा combination आपका क्या होगा, void हो जाएगा। कॉम्बिनेशन गलत नहीं है करना, क्योंकि आप खुद भी देखते हैं कि कितनी बिजनेस फर्म्स एक्वायर करती हैं, एक दूसरे को मर्ज होती हैं। लेकिन अगर आप सोलली कंपटीशन के लिए कर रहे हैं ताकि कंपटीशन को कट डाउन कर सकें, या फिर आप दोनों साथ मिलकर कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि आप मार्केट को यहाँ पर कैप्चर कर लें, डोमिनेट कर लें, तो ये कॉम्बिनेशन तब वैलिड आपका नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो इट मे बी नोटेड that the combination itself is not prohibited, it will held void only if adverse effects on competition। ठीक है, so any person or enterprise who or which proposes to enter into a combination may at his or its option give notice to Competition Commission of India। अगर आपको कॉम्बिनेशन करना है, अमलगमेशन करना है या फिर मर्जर करना है या एक्वायर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जो भी फीस है, जो भी चार्जेस है वो पे करने पड़ेंगे, और आप का जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में बताना होगा विद इन 7 days ऑफ अप्रूवल ऑफ प्रपोजल रिलेटिंग टू मर्जर और अमलगमेशन जो भी आप कर रहे हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की, और इंपॉर्टेंट है, आपसे हो सकता है शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाए। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट इज CCI इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। It was duly constituted in March 2009। तो मार्च 2009 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को गवर्न करने के लिए ही ये बनाया गया है। ठीक है, सो द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1969 वाज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमिटी। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, मैंने आपको बता ही दिया था कि MRTP एक्ट को रिप्लेस किया गया, उसके बाद आपका कॉम्पिटिशन एक्ट आया। ठीक है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एम्स टू एस्टैब्लिश अ रोबस्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट थ्रू अ प्रोएक्टिव एंगेजमेंट विद ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स। तो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, दैट इज आपके कंज्यूमर्स, आपकी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, आपके इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शंस, इनका एक प्रोएक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है, बाय बीइंग अ नॉलेज इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन विद हाई कॉम्पिटेंस लेवल, क्योंकि आप यहाँ पर कॉम्पिटिशन को गवर्न कर रहे हैं, तो जो हमारा CCI है इसके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इंटेंसिव नॉलेज
होनी चाहिए मार्केट की, ताकि वो इजीली गवर्न कर सके और उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को फ्रेम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है थ्रू प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी, रिजॉल्व एंड विजडम इन इन्फोर्समेंट। किस तरीके से हमें लॉ को इन्फोर्स करना है, किन चीजों पे यहाँ पर थोड़ा सा एम्फेसिस देने की जरूरत है, ये सब बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके कॉम्पोजिशन की। सो द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स एज पर द कंपटीशन एक्ट हु शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पर अपॉइंट करती है, एक चेयरपर्सन होते हैं और उनके साथ 6 मेंबर्स होते हैं। आपका जो कमीशन है ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है विच गिव्स ओपिनियन टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एंड ऑल्सो डील विद अदर केसेस। और आपके जितने भी इस मेंबर्स होते हैं, चाहे वो चेयरपर्सन है या फिर जितने मेंबर्स हैं, वो होल टाइम मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इतना यहाँ पे याद रखिएगा, बाकी इनकी एलिजिबिलिटी आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ सीसीआई के, और ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एग्जाम में फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, टू एलिमिनेट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। तो आपका जो सीसीआई है वो इसीलिए बनाया गया था ताकि कंपटीशन के अगर कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं तो हम उनसे क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके। तो ये प्राइमरी फंक्शन, आई होप ये पॉइंट आप तो क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है टू गिव ओपिनियन ऑन कंपटीशन इश्यूज। अब जो भी हमारे कंपटीशन से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं उस पर यहाँ पर एडवाइस देना, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना। अगर हमारे कंपटीशन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, उसमें कुछ हमें बताने की जरूरत है, कुछ हमने नया ऐड ऑन किया है, तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि लोग अवेयर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स की। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इनका कंज्यूमर वेलफेयर। ठीक है, तो कंज्यूमर के बारे में सबसे पहले सोचता है कोई भी बिजनेस फर्म हो, तो यहाँ पर भी प्राइमरी फंक्शन हमारा क्या रहेगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये कंज्यूमर का वेलफेयर होना चाहिए। नेक्स्ट है इंश्योर फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑब्वियस सी बात है कि हम नहीं चाहते कि जो बड़ी फर्म्स हैं वो क्या करें, डोमिनेट करें हमारी मार्केट को, सबको यहाँ पर इक्वल चांस मिलना चाहिए। तो एक हेल्दी एंड फेयर कंपटीशन होना चाहिए आपके एनवायरमेंट में। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट कंपटीशन पॉलिसीज विद एन एम टू एप्लीकेट द मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाए, इस तरीके से हमें अपने पॉलिसीज को फ्रेम करने की जरूरत है और उनको इम्प्लीमेंट भी करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है डेवलप एंड नर्चर इफेक्टिव रिलेशंस एंड इंटरैक्शंस with sectoral regulator to ensure smooth alignment of sectoral regulatory laws in tandem with competition law। क्योंकि देखिए जो सीसीआई है वो आपके क्या हो गई, एक तरीके से सेंट्रल अथॉरिटी हो गई। अब उनके लिए पॉसिबल नहीं कि ऑल ओवर इंडिया वो एक साथ सब कुछ देख सके, है ना। तो क्या करा जाता है, डिफरेंट पीपल को अपॉइंट किया जाता है और वो लोग रेगुलेट करते हैं, उसके हिसाब से जो रिपोर्ट होती है वो सीसीआई को प्रेजेंट की जाती है। तो एक स्मूथ फंक्शनिंग की जरूरत होती है सेक्टोरल लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इफेक्टिवली कैरी आउट कंपटीशन एडवोकेसी एंड स्प्रेड द इंफॉर्मेशन ऑन बेनिफिट्स ऑफ कंपटीशन अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स टू एस्टैब्लिश एंड नर्चर कंपटीशन कल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। आई होप ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा द कॉम्पिटिशन कमीशन इज इंडियाज कॉम्पिटिशन रेगुलेटर एंड एन एंटी ट्रस्ट वॉच डॉग। ठीक है, नजर रखते हैं कि कहीं भी हमारी जो कंपटीशन की पॉलिसीज है वो वायलेट ना हो, और जो भी हमारे स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो खुद को डिफेंड नहीं कर पाते हैं लार्ज कॉर्पोरेशन से, उनके लिए ये बहुत ज्यादा वर्क करती है। ठीक है, ताकि उनको भी उनका हक मिल सके। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सीसीआई हैज द अथॉरिटी टू नोटिफाई ऑर्गेनाइजेशन दैट सेल टू इंडिया इफ इट फील्स they may be negatively influencing competition in India's domestic market। तो आपको सीसीआई है वो इतनी अथॉरिटी रखता है कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लग रहा है, उनकी जो एक्टिविटीज ऐसी लग रही हैं कि वो हमारे कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाल रही है या नेगेटिवली काम कर रही है हमारी मार्केट से, तो वो इनको नोटिस प्रोवाइड कर सकती हैं। ठीक है, उनको नोटिफाई कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है द कॉम्पिटिशन एक्ट गारंटीज दैट नो एंटरप्राइज अब्यूज देयर डोमिनेंट पोजीशन इन अ मार्केट through the control of supply, manipulating purchase prices or adopting practices that deny market access to other competing firms। तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो भी बिजनेस फर्म अच्छी हैं या फिर बड़ी हैं तो वो यहाँ पर डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, ना ही प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ना ही उसकी सप्लाई को, ना ही प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश। क्योंकि जनरली क्या होता है कि कोई अगर बिजनेस फर्म बड़ी है, अगर उसने अपनी कोई प्राइसेस सेट कर दी तो जनरली क्या होता है फिर उसके बाद जो आपकी स्मॉल फर्म्स होती हैं वो भी आसपास के प्राइस को सेट करने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें नहीं प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है अ फॉरेन कंपनी सीकिंग एंट्री इनटू इंडिया
थ्रू एन एक्विजिशन और मर्जर विल हैव टू अबाइड बाय कंट्रीज कॉम्पिटिशन लॉ। तो अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया की मार्केट में एंट्री कर लेना चाहती है थ्रू एक्विजिशन और मर्जर, उनको कॉम्पिटिशन लॉज को यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको 3 फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड करे हैं जो कि कंसाइज वे में आपको इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो आप एक बार खुद से इसको स्टडी कर लीजिएगा। बाकी जितना भी मैंने आपको अभी बताया है आप उतना ही अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके लिए वो उतना ही रेलिवेंट और उसी में से आपको मिल भी जाएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।